हाँ जी दोस्तों, तो हमने मेंबर्स वाला केस देख लिया। अब बात आती है कि पब्लिक से अगर हमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हो तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, और वो भी तब, क्योंकि पब्लिक से तो हम डिपॉजिट तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब हमारी कंपनी जो है वो कौन सी कैटेगरी की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एलिजिबल कंपनी। अब एलिजिबल कंपनी का प्रोविजन हमने देखा था, जो हमारा टर्म हमने देखा था डी पॉइंट के अंदर आया था, एलिजिबल कंपनी क्या होती है। तो उसको लेके बेसिक सा जो रिक्वायरमेंट थी वो थी नेटवर्थ के रिगार्डिंग में, और दूसरी रिक्वायरमेंट थी आपके टर्नओवर के रिगार्डिंग में 100 करोड़ एंड 500 करोड़ की। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा था कि उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, वो होना जरूरी है। और अगर विद इन लिमिट है 181C की लिमिट के अंदर अंदर है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल सकता है, वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें थी एलिजिबल कंपनी के रिगार्ड में। फिर ये अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 76। अब जो ये 76 है ये बात करता है कि एलिजिबल कंपनी जो मनी रेज करेगी वो रेज करेगी पब्लिक से। ठीक है। तो उसको लेते हुए आपकी 76 के अंदर सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट जो फर्दर प्रोविजंस है वो रिलेट करेंगे आपके रूल्स से। तो कहीं ना कहीं कुछ अगेन 24 पॉइंट्स है इसके अंदर, थोड़ा सा लेंथी चलेगा इस वजह से क्योंकि पॉइंट ज्यादा हैं और दो पार्ट में इसको नहीं करेंगे, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है उससे। तो कोशिश करेंगे इस प्रॉपर एक टॉपिक को इसी पार्ट में कंप्लीट करें, बेशक थोड़ा सा ये लंबा हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है। तो फटाफट से इसमें देखना है। तो हमने ये पता लग गया था कि मेंबर से रेज कर सकती है कोई भी कंपनी, लेकिन एलिजिबल कंपनी जो है वही सिर्फ रेज कर सकती है पब्लिक से। उसको लेके प्रोविजन देखने हैं अपने को। चलिए, तो प्रोविजंस आपके शुरू होते हैं। अच्छा, इसके अंदर 73 जो सेक्शन था उसके जो सबसेक्शन 2 के थे प्रोविजंस, वो भी कंप्लाई यहाँ पे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 76 के अंदर आपको वो कंप्लायंसेस नहीं करनी। वो जो कंप्लायंसेस थी वो तो एक तरीके से ना स्मॉल कंप्लायंसेस है, और जो पब्लिक से रेज करेंगे तो बिग कंप्लायंसेस है। तो उस बिग कंप्लायंसेस के अंदर आपके स्मॉल कंप्लायंसेस जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो जब हम अभी पॉइंट्स को देखेंगे तो काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सिमिलर होंगे, जो हमने 73(2) के अंदर ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है। बट फटाफट के चक्कर में ऐसा नहीं कि स्किप करेंगे, हम उसको थोड़ा थोड़ा एक बार लिटरली बेसिकली उसको रिवाइज कर लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि स्किप होता जा रहा है। बट काफी सारे पॉइंट्स हैं जो सिमिलर है, कुछ 5-7 पॉइंट ही ऐसे होंगे जो फ्रेश मिलेंगे, बाकी 24 के अंदर से काफी सारे पॉइंट जो है वो सिमिलर मिलेंगे आपके। आपको याद होगा 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने वहां पे पढ़ते वक्त ये देखा था कि उसको हम तब देखेंगे जब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक वाला पॉइंट आएगा। तो वो 3 पॉइंट भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस हो जाएंगे। चलिए जी, प्रोविजन नंबर 1 आपका आता है नेटवर्थ और टर्नओवर का क्राइटेरिया। तो आपको बता दिया गया नेटवर्थ कितनी होने की जरूरत है, कम से कम होनी चाहिए 100 करोड़ रुपीज, या फिर टर्नओवर हो 500 करोड़, दोनों में से कोई एक भी होगा तो चल जाएगा, तो वो एलिजिबल कंपनी करार हो जाएगी। नंबर 2 आता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। ये भी आपका पिछले पॉइंट से रिलेटेड ही है कि स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता है आपको इनविटेशन करने से पहले, और स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी काम कर जाएगा अगर जो आपका जो डिपॉजिट है वो विद इन द लिमिट है। कौन सी लिमिट? जो 181C के अंदर हमने देखी थी, ऑल्दो हमने बकायदा सेक्शन जाके देख लिया था कि क्या उसके क्लॉज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो फ्रेश पॉइंट आता है वो बात आती है क्रेडिट रेटिंग के रिगार्ड में कि जो एलिजिबल कंपनी होगी उसको ये हरकत करने से पहले, मतलब कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले, उसको इनवाइट करने से पहले पहले उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। क्रेडिट रेटिंग कहां से लेंगे? तो कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज है, तो उससे आप अपनी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग इन्वॉल्व, मतलब बेसिकली निकलवाओगे, पता करवाओगे कि क्या क्रेडिट रेटिंग है उस रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग। और वो जो भी आपकी रेटिंग निकल के आएगी उसको हम इन्फॉर्म करेंगे पब्लिक को। वो जो हम इनविटेशन देंगे उस इनविटेशन के टाइम पे, जब हम पब्लिक को इनविटेशन देंगे कि आप डिपॉजिट करो हमारी कंपनी के अंदर, तो उस टाइम में उसको इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ये है एज पर दिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और ये जो रेटिंग है ये हमें हर साल निकलवानी होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार डिपॉजिट इन्वाइट कर लिया उसके बाद आप नहीं करवाओगे। आपने डिपॉजिट इन्वाइट कर भी लिया और आपका डिपॉजिट चल रहा है सपोज, तो भी आपको हर साल इसको फाइंड आउट करवाना है उस रेटिंग एजेंसी के थ्रू। आपको ये क्रेडिट रेटिंग अपनी निकलवानी है, और इसकी सूचना जो है वो आपको रजिस्ट्रार को भी देनी होती है। हर साल आपको पता लग गया था कि एक फॉर्म होता है DPT3 जो आपको फाइल करना होता है। उसकी डेट अभी हम आगे देख लेंगे। बेसिकली आपको पिछले डेट की तरह जो आपने पीछे देखा था कि 30 जून, हर साल 30 जून के ऑन और बिफोर 30 जून आपको क्या है, एक DPT3 फॉर्म फाइल करना होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपके पूरे साल के डिपॉजिट्स के पर्टिकुलर्स जो होते हैं वो वहां पे जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर्स के साथ साथ सभी एलिजिबल कंपनी को अपनी क्रेडिट रेटिंग जो उसने एनुअल बेसिस पे निकलवाना होता है उसके दस्तावेज भी उसको लगा के भेजने होंगे रजिस्ट्रार को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आता है। फिर बात आती है कि जो क्रेडिट रेटिंग है उस रेटिंग में कितनी रेटिंग होगी तो आप वो मनी रेज कर सकते हो, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट। तो रेटिंग कितनी होनी चाहिए? तो एक हमारे पास डायरेक्शंस आती हैं। किसकी डायरेक्शंस आती हैं? वो डायरेक्शन जो कि बेसिकली रिजर्व बैंक जो है वो देता है हमारी एनबीएफसीज को। रिजर्व बैंक एनबीएफसी को एक डायरेक्शन देता है कि उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी है तभी आप पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो उतनी ही रेटिंग मिनिमम होनी चाहिए हमारी कंपनी की भी। मतलब कितनी होनी चाहिए वो एग्जैक्ट यहां पे नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है कि नॉट बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग।
जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होगा, अब ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 1998। तो बेसिकली एक तरीके से डायरेक्शन का एक दस्तावेज है जिसके अकॉर्डिंग एनबीएफसी को बताया जाता है कि भैया इतनी तुम्हारी रेटिंग होगी तभी तुम एक्सेप्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो जो उनके लिए बताया जाता है एनबीएफसी के लिए, वही बेंचमार्क आपको यूज करना है अपनी कंपनी के केस में भी। और अगर आपकी रेटिंग उसके अबव है, मतलब उससे कम नहीं है ऐसा कह लो, उतनी या उससे अबव है, तो उस केस में ही आप एक्सेप्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। चलिए जी, तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट आता है आपका चार्ज के रिगार्डिंग, कि आपको पता है कि हम जो डिपॉजिट लेते हैं ये सिक्योर्ड भी ले सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। इन केस आपने सिक्योर्ड ऑफर किया है, तो सिक्योर्ड अगर ऑफर किया है तो आपको उस केस में 30 डेज के अंदर अंदर, जब आपके पास डिपॉजिट आ गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको चार्ज क्रिएट कर देना। क्रिएशन ऑफ चार्ज के कुछ प्रोसीजर होते हैं, जो भी प्रोसीजर है वो सारे फुलफिल करते हुए आपको उस डिपॉजिट के अगेंस्ट, जो भी एसेट है उसके अगेंस्ट वो चार्ज आपको क्रिएट कर देना है उस डिपॉजिट के लिए। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। और ये एक नॉर्मल सी बात होती है कि जो हमारा चार्ज का अमाउंट होगा वो ऑब्वियसली डिपॉजिट के अमाउंट से कम नहीं हो सकता। मतलब कि जैसे हम गिरवी रखने जा रहे हैं, तो जो एसेट गिरवी रखेंगे वो एसेट की वैल्यू जो होगी वो उस डिपॉजिट के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। फिर एक हमारा रूल 6 आता है, वो बताता है, ये हमने ये चीज भी पीछे पड़ी हुई है, कि जो हमारा चार्ज क्रिएट होगा वो ओनली टेंजिबल एसेट्स के ऊपर ही होगा, इनटेंजिबल के ऊपर नहीं होगा। इन सबको समअप करते हुए रूल 6 में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए गए। वो पॉइंट्स आपके ये 4 है। नंबर 1 कि कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर नहीं होगा, मतलब कि जो चार्ज क्रिएट होगा वो हमेशा होगा टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। दूसरा, जो सिक्योरिटी होगी हमारी वो कभी भी डिपॉजिट और उसके इंटरेस्ट दोनों को मिला दो, उससे कम की डिपॉजिट सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी हमेशा उससे ज्यादा की होगी। ये भी एक नॉर्मल सी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट आती है कि जो आप एसेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करवा रहे हो उसकी वैल्यू कैसे पता लगेगी? तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो आपको असेस करवानी पड़ेगी। किससे करवानी पड़ेगी? रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू। वैल्यूअर मतलब जो वैल्यूएशन का काम करते हैं, तो उनके थ्रू आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें कि बताया जाएगा कि जो एसेट आप चार्ज कर रहे हो उन एसेट की मार्केट वैल्यू क्या है। एंड लास्ट आता है कि जो सिक्योरिटी है, जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा, ये किसके फेवर में किया जाएगा? तो आपके अंदर इसके अंदर एक पॉइंट देखा था कि डिपॉजिट के अंदर हमारा एक क्या होता है कि डिपॉजिटर के ट्रस्टी होंगे, जैसे डिबेंचर में ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट देखा था, वो जो ट्रस्टी होगा उसके नाम पे ये सिक्योरिटी जो होगी उसके फेवर पे ये क्रिएट की जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड। तो ये सेम टू सेम है जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है मेंबर्स के केस में, कि भैया मिनिमम कितना होना चाहिए 6 मंथ, मैक्सिमम कितना हो सकता है 36 मंथ। फिर कहा गया कि भैया शॉर्ट टर्म वर्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो आपका ये 6 मंथ से कम भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी 3 मंथ से कम नहीं जाएगा, मतलब 3 मंथ के बाद ही पेबल होना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब जो आपका जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो 10% से कम है, मतलब 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये एज सिंपल एज सेम है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था। फिर बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर। अब ये वाला पॉइंट वो है जो हमने पीछे स्किप कर दिया था, वहां पर हमने ये पॉइंट आया था, लेकिन हमने कहा था कि इसको तब पढ़ेंगे जब हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक पढ़ने जाएंगे। तो यहां पे इसकी बात आती है कि ट्रस्टी जो है उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, डिपॉजिटर की ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब कब की जाएगी? तो आपने भी पीछे देखा कि जब अगर सिक्योर्ड किया जाएगा, मतलब अगर चार्ज क्रिएट किया जाएगा, तो उस केस में भी चार्ज किसके फेवर में क्रिएट होगा? उन्हीं ट्रस्टी के फेवर में क्रिएट होगा। तो वन और मोर ट्रस्टी, जैसे डिबेंचर में आपने देखा था कि वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चलता है कि वन और मोर डिपॉजिटर ट्रस्टी जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा कंपनी के द्वारा। क्यों? फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर द डिपॉजिट। जो डिपॉजिट्स हैं उसकी सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। जिनको भी अपॉइंट किया जाएगा उनसे पहले एक लेना पड़ेगा हमें रिटर्न कंसेंट। रिटर्न कंसेंट की वो अपॉइंट होने के लिए राजी है या नहीं, उसका उनसे कंसेंट लिया जाएगा, वो लेना भी एक जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है कि जो हमने उनसे कंसेंट लिया उस कंसेंट को भी हम सर्कुलेट करेंगे अपने सर्कुलर के अंदर या फिर एडवर्टीजमेंट के अंदर, कि भैया जिनको अपॉइंट किया जा रहा है उनसे हमने कंसेंट लिया हुआ है। नाउ जो कंपनी है वो एग्जीक्यूट करेगी एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, जिसका फॉर्म नंबर होगा डीपीटी 2। डीपीटी 3 आपका अलग है, फाइलिंग के रिगार्डिंग है। डीपीटी 2 फॉर्म के अंदर आप एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड क्रिएट कराओगे। कितने दिन के अंदर? 7 डेज बिफोर इशूइंग सच सर्कुलर और सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। मतलब कि आप एडवर्टीजमेंट देने जा रहे हो, सर्कुलर देने जा रहे हो, उसको देने से 7 दिन पहले आपको एक बनाना पड़ेगा डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। ये बेसिकली क्या है? तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा एग्रीमेंट क्रिएट होगा डिपॉजिटर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में, तो उसको हम कहते हैं डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। नाउ फिर कहा जाता है एक लास्ट पॉइंट में कि नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी। कंपनी कौन सी? जो कंपनी काम करती है ट्रस्टीशिप की सर्विसेज का, मतलब कि अगर किसी को ट्रस्टीशिप चाहिए तो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी अगर कोई कंपनी क्रिएट हो रखी है तो कोई भी पर्सन या कोई भी इस टाइप की कंपनी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर
ये लिस्टेड लोगों में से डिबेंचर ट्रस्टी डिपॉजिटर ट्रस्टी को प्रपोज किया गया है। तो मतलब कि अगर ये जो लोग हैं हमारे ए से लेके ई तक, अगर ये सारे प्रपोज्ड है एज अ डिपॉजिटर ट्रस्टी, तो उस केस में हम किसी अलग पर्सन या किसी और कंपनी को ट्रस्टीशिप्स के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे। अगर ये लोग प्रपोज्ड है तो, अगर ये प्रपोज नहीं है इनमें से कोई भी, तो उस केस में किसी और पर्सन या किसी और कंपनी के द्वारा इस सर्विस को लिया जा सकता है। कौन कौन से लोग हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके डायरेक्टर है, केएमपी है, या कोई भी ऑफिसर एम्प्लॉय कंपनी का हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर है कंपनी का। अगर ये लोग प्रपोज्ड है तो उस केस में भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 2 आता है कि कोई भी पर्सन जो कि इनडेटेड है टू दी कंपनी, मतलब कंपनी को उसने पैसे दे रखे हैं या कंपनी से पैसे ले रखे हैं, अगर ये सिनेरियो है तो उस केस में भी आपको जरूरत नहीं है किसी और पर्सन को अपॉइंट करने की। नंबर 3, कोई एनी अदर पर्सन जिसके साथ मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप है कंपनी का, मतलब कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप है किसी के साथ भी, किसी भी एग्रीमेंट में कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करती है किसी कंपनी के साथ, तो उस केस में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4 आता है वो आता है गारंटी की सिचुएशन की। अगर कोई गारंटी एग्रीमेंट या अरेंजमेंट हो रखा है किसी पर्सन के साथ तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। और तीसरा जो सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो ए पॉइंट में हमने डायरेक्टर, ऑफिसर, केएमपी वगैरह देखे, अगर उनके कोई रिलेटिव हैं तो वो भी आपके प्रपोज किए जा सकते हैं। नाउ फिर बात आती है कि किसी भी डिपॉजिटर ट्रस्टी को आप हटा नहीं सकते। कब नहीं हटा सकते? कि एक बार आपका सर्कुलर इशू हो गया, आपने सर्कुलर के अंदर उनको प्रपोज कर दिया कि ये हमारे डिपॉजिटर ट्रस्टी हैं, तो उनको हटाया नहीं जा सकता। कब तक नहीं हटाया जा सकता? कि एक बार इशू कर दिया और जब तक उनका टर्म, जिस टर्म के लिए उनको अपॉइंट किया गया, वो टर्म खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप उसको हटा नहीं सकते। तो क्या कभी नहीं हटा सकते? नहीं जी, हटा सकते हैं। कब? जब सारे डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स का कंसेंट हो इस फेवर में कि हाँ जी इनको हटा देना चाहिए, तो उस केस में आप हटा सकते हैं। अब अगर बात आती है कि कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिनको की आवश्यकता होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, कुछ क्राइटेरिया है नेटवर्क, टर्नओवर वगैरह वगैरह का, आगे देखेंगे। फिलहाल आपको यह समझना है कि अगर किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है और उस कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इस कंसेंट के लिए जब हमने ऑल डायरेक्टर का कंसेंट लेंगे तो उसके अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए, इसके लिए, इस फेवर में कि हाँ जी इस वेंचर ट्रस्टी को, डिपॉजिटर ट्रस्टी को हटाने की आवश्यकता है, तो उस केस में हटाया जा सकता है। अदरवाइज एक बार इन्विटेशन हो गया, एक बार सर्कुलर इशू हो गया, तो उसके बाद जब तक उसका टर्म एक्सपायर नहीं होता तब तक आप उस डिपॉजिटर ट्रस्टी को हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते उसकी पोजीशन से। फिर बात आती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं उससे सिमिलर है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्या है यहाँ पे कि अगर हम मेंबर से बात करें तो मेंबर से हम कितना डिपॉजिट ले सकते हैं, यहाँ पे तो कौन की बात हो रही है? यहाँ पे एलिजिबल कंपनी की बात हो रही है। तो एलिजिबल कंपनी मेंबर से कितना ले सकती है? जो आपने पीछे देखा था वहां पे आपने देखा था 35%, ठीक है। बट यहां पे क्या है कि यहां पे पब्लिक से भी लेगी एलिजिबल कंपनी और मेंबर से भी लेगी एलिजिबल कंपनी, तो इसी 35% को बेसिकली बाइफरकेट कर दिया गया। कहा गया क्या कि मेंबर से लिया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 10%, 10% लिया जा सकता है, और अगर अदर देन मेंबर की बात करें, मतलब पब्लिक की बात करें, तो वहां से लिया जा सकता है 25%। मतलब दोनों को मिला के कितना लिया जा सकता है आपका? वही 35% जो पीछे था, ठीक है। बट एलिजिबल कंपनी के उसको दो पार्ट में कर दिया गया कि मेंबर्स की लिमिट है आपकी 10% और अदर देन मेंबर्स की लिमिट है आपकी 25%। अगेन 10% या 25% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगेन अगर कुछ प्रीवियस आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है तो उसको भी काउंट किया जाएगा इस परसेंटेज के अंदर, कि लाइक अगर 4% पहले से हमने मेंबर से ले रखा है तो आप फर्दर 6% ही डिपॉजिट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। कुल मिला के 10% की बियॉन्ड ये नहीं जाना चाहिए। नहीं अगर जाता है तो ऑब्वियसली बात है फिर पेनल्टी प्रोविजन जो आएंगे वो लग जाएंगे। बात आती है कि अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें, तो वो कितना मैक्सिमम डिपॉजिट ले सकती है। तो अगर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो उनके लिए आपके पास पूरा होल सम कितना आ जाता है? 35%। मतलब कि अगर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है तो वो डिपॉजिट जो एक्सेप्ट कर सकती है वो कितना कर सकती है? 35% एक्सेप्ट किया जा सकता है। 35% में अगेन अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी काउंट किया जाएगा। अगर पहले से 10% है तो फर्दर 25% ही ले सकती है वो। अगेन किसका ये परसेंट होगा? तो वही सेम टू सेम चलता है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नाउ इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब यहां पे भी सेम पॉइंट आएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा जो आपने पीछे पढ़ा था कि भैया यहाँ पे सर्कुलर जो है वो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में भी आपको सर्कुलेट करना होता है। कहां कहां इसको पब्लिश किया जाएगा? तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर और एक आपका वर्निकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, उस जगह का जिस जगह पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है और वहां पे वो जो न्यूज़पेपर है उसको बांटा जाता है, मतलब वहां पे वो चलता है एक तरीके से।
लोग पढ़ते हैं उसको, तो उस टाइप के लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपको उसको पब्लिश करना है, जो भी आपका सर्कुलर होगा। साथ ही में अगर कंपनी का वेबसाइट है, ऑब्वियसली बात है, बड़ी कंपनी की बात हो रही है तो वेबसाइट होगा ही होगा, तो उस केस में आपको अपने वेबसाइट के ऊपर भी इसको प्लेस करना है। सर्कुलर की इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे भी देनी होगी। जो ये एडवर्टीजमेंट है, ये किस कैपेसिटी में ये रोटेट किया जा रहा है, तो इसको कौन कर रहा है, ऑब्वियसली किसके नाम पे किया जा रहा है, तो ये किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम पे। ये भी सेम है जो आपने पीछे पढ़ा था। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार की बात आती है कि एटलीस्ट 30 डेज बिफोर, 30 दिन पहले, मतलब एडवर्टीजमेंट इशू करने के 30 दिन पहले पहले आपको इसकी कॉपी जो है वो साइंड मैनर में डिलीवर करनी होती है। किसको, रजिस्ट्रार को। साइन कौन करेगा, तो साइन करेंगे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। और अगर ऐसा है कि हमने किसी को ऑथराइज कर रखा है किसी एजेंट को इस काम के लिए, तो उस केस में वो एजेंट साइन करेगा और इसको फाइल करेगा किसको, रजिस्ट्रार को। कितने दिन पहले, तो 30 डेज बिफोर। बिफोर व्हाट, बिफोर इशू ऑफ द एडवर्टीजमेंट, मतलब एडवर्टीजमेंट करने से पहले 30 दिन पहले रजिस्ट्रार को इसकी इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जानी चाहिए। हमारा ये जो एडवर्टीजमेंट है ये कब तक वैलिड रहेगा, तो अगेन सेम पॉइंट है जो हमने पीछे पढ़ा था। अर्लीस्ट डेट देखनी है, 6 मंथ देखा जाएगा फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर डेट ऑफ एजीएम, अगर एजीएम हुई है तो, जिस दिन जहां पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। इन केस अगर एजीएम हुई ही नहीं है तो उस केस में देखा जाएगा कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से एजीएम की लेटेस्ट डेट क्या थी, जो भी डेट होगी वो डेट को यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। तो वो डेट और 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर, को आपको माना जाएगा कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो वैलिड रहता है। फ्रेश एडवर्टीजमेंट का पॉइंट आता है कि हर साल आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए एक नया एडवर्टीजमेंट देने की आवश्यकता होती है। नाउ इश्यू और इफेक्टिव डेट की बात करें तो भैया जिस दिन न्यूज़पेपर में ये दिख गया, मतलब जो आपकी पोस्ट है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी, उसको मानी जाती है हमारी इशू की डेट। लेकिन इफेक्टिव डेट जो होगी वो कब होती है, जब हमारा सर्कुलर डिस्पैच हो गया। इफेक्टिव डेट का मतलब कि जो भी दिन की काउंटिंग्स वगैरह है वो कहां से की जाएगी, तो वो इफेक्टिव डेट से की जाएगी। और इफेक्टिव डेट क्या होगा, वो डेट जिस दिन आपका जो सर्कुलर था वो डिस्पैच हो गया है। अगला आता है मेंटेनेंस एंड यूजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये भी पॉइंट आपका सेम टू सेम चलेगा कि आपको मेंटेन करना होता है। आपने देखा था 20% मेंटेन करना होता है कब, 30 अप्रैल, हर साल के 30 अप्रैल को आपको 20% मेंटेन करना होता है। 20% किसका, जो भी आपका फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर आएगा और उसमें जितने भी आपके डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं उसका 20% आपको डिपॉजिट करना होता है एक शेड्यूल बैंक के अंदर, एक सेपरेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहा गया था कि भैया ये जो पैसा है 20% आपका इसी किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए ही इसको बनाया गया है, इसके अलावा इस रिजर्व के पैसे को किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता। और पूरे साल के दौरान कभी भी ये 20% से नीचे नहीं आना चाहिए। 20% इज मिनिमम, आप चाहो तो इससे ज्यादा क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पूरे साल में कभी भी ये 20% से नीचे नहीं होना चाहिए। उस अकाउंट में 20% से ऊपर ही रहना चाहिए। सपोज आपने 30% किया हुआ है, 5% विड्रॉ करते हो चल जाएगा, बट इन एनी केस 20% के बिलो ये नहीं जाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है सीलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेबल ऑन डिपॉजिट। मतलब क्या है इसका, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की हायर लिमिट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की हायर लिमिट और ब्रोकरेज वाला जो पॉइंट है ये अगेन सिमिलर है जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपनी जो मर्जी रख सकती है, लेकिन किसी भी सिचुएशन के अंदर जो इसकी मैक्सिमम रेट होगी वो उतनी ही होगी जितना प्रिस्क्राइब किया है आरबीआई ने इन केस ऑफ एनबीएफसी। मतलब कि आरबीआई एनबीएफसी को एक रेट प्रिस्क्राइब करती है, जो वो रेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया एनबीएफसी को उस रेट से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता आपकी कंपनी का डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट। नंबर 1। नंबर 2, ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज कंपनी किसी को भी दे सकती है, लेकिन उन्हीं को देगी जिनका साथ एक कंपनी का रिटन एग्रीमेंट हुआ है फॉर दिस पर्पस। मतलब एक ऑथराइज होना चाहिए इन राइटिंग बाय द कंपनी, तो उन्हीं को ब्रोकरेज दिया जा सकता है। अदर देन दैट किसी और पर्सन को ब्रोकरेज पे नहीं कर सकती। देन बात आती है फाइलिंग ऑन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट। ऑब्वियसली बात है कि जब हमने सर्कुलेशन कर दिया कि जो इंटेंडिंग डिपॉजिटर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो हमारे पास एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा कि हाँ जी हम डिपॉजिट करने को तैयार हैं इतना पैसा इस कंपनी के अंदर। नंबर 1। नंबर 2 कि जब वो एप्लीकेशन देगा तो एप्लीकेशन के साथ साथ वो एक डिक्लेरेशन भी देगा कि जितना पैसा हम इस कंपनी में डिपॉजिट करने जा रहे हैं वो पैसा हम कहीं से भी बोरो करके नहीं लाए, मतलब उस पैसे को हमने कहीं से भी उधार लेके फिर डिपॉजिट नहीं कर रहे। तो सेम टू सेम पॉइंट आपने पीछे देखा था। अगला पॉइंट आता है डिपॉजिट इन जॉइंट नेम। ये भी पॉइंट सेम है कि जॉइंट नेम में अगर कोई डिपॉजिट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जॉइंट नेम में मैक्सिमम पर्सन जो होंगे वो कितने होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद देखा गया था कि कुछ विद और विदाउट क्लॉज है, मतलब ये क्लॉजेस आप चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो तो यूज नहीं भी कर सकते, कंपलसरी नहीं है। कैसे कैसे क्लॉज थे कि जॉइंटली का क्लॉज आ सकता है, ईदर और सर्वाइवर का आ सकता है, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर का आ सकता है, एनीवन और सर्वाइवर का आ सकता है। ये चारों पॉइंट हमने
वन बाय वन पीछे देख लिया तो उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। फिर ये देखा गया था कि ये जो क्लॉज होगा ये कब ऑपरेट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैच्योरिटी पे, जब मैच्योर हो जाएगा तो उस टाइम पे देखा जाता है कि जो रीपेमेंट करनी है वो ज्वाइंटली सभी लोगों को करनी है, कोई एक पर्सन आ जाए उसको भी रीपेमेंट कर सकते हैं, या उसको सर्वाइवर आ जाए उसको रीपेमेंट कर सकते हैं, एज द केस में भी। तो थिंग इज कि ये जो क्लॉजेज है इसकी जरूरत कब पड़ती है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अगला पॉइंट आता है नॉमिनेशन का, ये भी सेम टू सेम पीछे की तरह है कि जो भी पर्सन डिपॉजिटर है वो किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम नॉमिनेट कर सकता है। और नॉमिनेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ उसकी जगह पे वो पर्सन उस रीपेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए लायबल है, मतलब एक्सेप्ट इजीली कर सकता है। अगला पॉइंट है डिपॉजिट रिसिप्ट का, ये भी सेम टू सेम है पीछे की तरह कि एक बार कंपनी को पैसा मिल गया या फिर चेक की फॉर्म में मिला तो वो चेक रियलाइज हो गया, या किसी भी तरीके से पैसा अगर उनको रिसीव हो गया है तो उसके 21 डेज के अंदर अंदर उनको डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो दे देना है डिपॉजिटर को। जो डिपॉजिट रिसिप्ट होगा वो साइंड होना चाहिए और उसके अंदर मेंशन होना चाहिए क्या क्या, कि डेट ऑफ डिपॉजिट क्या क्या है, क्या नाम और क्या एड्रेस है डिपॉजिटर का, कितना पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया है, कितना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्या उसकी मैच्योरिटी डेट है, मतलब किस दिन वो मैच्योर हो जाएगा, किस दिन उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा। देन बात आती है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, ये वो पॉइंट है जो हमने पीछे स्किप किया था और ये पॉइंट यहां पे पढ़ेंगे एज हमने वहां पे कहा था। क्या पॉइंट है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट का, कि हर एक कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा वन और मोर सेपरेट रजिस्टर्स, मतलब कि अपने रजिस्टर ऑफिस के अंदर उनको रजिस्टर्स मेंटेन करने, रजिस्टर बेसिकली हिसाब रखना है कि कौन कौन से डिपॉजिटर हैं, और उसके लिए आप एक या उससे अधिक भी रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो जो भी आपने डिपॉजिट रिसिप्ट किया है। तो उस रजिस्टर के अंदर आपको सेपरेटली हर एक केस के लिए, मतलब हर एक डिपॉजिटर के लिए सेपरेटली काफी सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस रजिस्टर में लिख के रखनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो हर एक डिपॉजिटर का नाम, एड्रेस और उसका पैन नंबर लिखा होना चाहिए। अगर हमारा डिपॉजिटर माइनर है तो उसके गार्जियन के पर्टिकुलर्स मेंशन होने चाहिए। क्या डिपॉजिटर की नॉमिनी की इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। जो डिपॉजिट रिसिप्ट दिया गया है उस डिपॉजिटर को, उस रिसिप्ट का नंबर क्या है वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। क्या डिपॉजिट की डेट है और कितना अमाउंट आया है उस डिपॉजिटर से वो पैसा उसके अंदर लिखा होगा। क्या ड्यूरेशन है, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए उससे डिपॉजिट लिया गया है और किस किस डेट पे उसको उसके पैसा वापस मिल जाएगा, मतलब मैच्योरिटी डेट कह सकते हो आप, वो डेट उसके अंदर लिखा होगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया गया उस डिपॉजिट के अगेंस्ट, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको लिखना है। ड्यू डेट क्या है, मतलब कि जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी ड्यू डेट क्या है। डेट दो होगी, एक ड्यू डेट आप देखोगे एच पॉइंट में और एक जे पॉइंट में देखोगे डेट या डेट जब उसको एक्चुअली में उसकी पेमेंट हो गई। तो ये दो सेपरेट चीज है कि ड्यू डेट भी लिखा होगा और एक्चुअल डेट किस दिन में उसको पेमेंट भी वो भी लिखा होगा। ये डेट पहले भी हो सकता है ऑब्वियसली, बाद भी हो सकता है इनकेस आपका डिले रहा हो पेमेंट में। तो अगला पॉइंट एच के बाद आई आया। आई में क्या है कि मैंडेट या इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, मतलब कई बार क्या है कि जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपने पढ़ा है या आपको पता होगा कि टीडीएस का भी वहां पर रोल आता है कि आप उस इंटरेस्ट में से टीडीएस भी काटेंगे। लेकिन कुछ ऐसे डिपॉजिटर भी हो सकते हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट दी हो कि हम उस कैटेगरी में नहीं आते कि हमारा टीडीएस कटे तो आप इसको ना काटो। तो उससे रिगार्डिंग अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शंस दे रखा है कि भैया इनका इंटरेस्ट पेमेंट होनी चाहिए, उसमें टीडीएस नहीं कटना चाहिए या कटना चाहिए एज द केस में भी, तो वो मैंडेट या इंस्ट्रक्शन की भी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्टर में मेंटेन करके रखनी होगी। उसके बाद आप जे के बाद देखोगे के पॉइंट एक मिसिंग है। के पॉइंट बेसिकली मिसिंग क्या है, तो उसको डिलीट किया गया है, ओमिटेड है, मतलब वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। 5 जुलाई 2018 में उसको हटा दिया गया था। इसकी इंफॉर्मेशन हमारी नोट में मेंशन है। उसके बाद आई पॉइंट आएगा कि अगर कोई सिक्योरिटी या चार्ज क्रिएट किया गया है उसकी रीपेमेंट के रिगार्डिंग, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपकी रजिस्टर में होनी चाहिए। और अलग कोई अगर पर्टिकुलर्स हैं जो कि लगता है कि रेलेवेंट है तो उसको भी आपको लिखना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट डिपॉजिट एंड विद दैट डिपॉजिटर आपको उस रजिस्टर में मेंटेन करके रखना है। नाउ कितने दिन के अंदर उसके अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, तो टाइम लिमिट दिया गया विद इन 7 डेज, मतलब जो आपका रजिस्टर है उसके अंदर 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। 7 दिन कहां से करेंगे, जब आपने डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर दिया तो इशू करने के 7 दिन के अंदर अंदर उसका सारा रिकॉर्ड जो है आपको रजिस्टर के अंदर मेंटेन कर लेना है। नाउ इस रजिस्टर को हम कितने दिन तक संभाल के रखेंगे, तो एक जनरल आपको पता होगा कंपनीज एक्ट में 8 साल तक अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी चल रही है कि उस रजिस्टर को आपको 8 इयर्स तक मेंटेन करके रखना है। 8 इयर्स कहां तक, तो उस रजिस्टर में जो भी लास्ट एंट्री हुई, लास्ट एंट्री वाले साल के खत्म होने के बाद अगले 8 साल तक, 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक आपको उसको मेंटेन करके रखना है अपने पास, आप उसको खो नहीं सकते। अगला बात आता है प्रीमेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ये पॉइंट भी ऐसा है जो हमने पीछे नहीं पढ़ा था, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रीमेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आपने देखा कि मिनिमम पीरियड कितना है, 6 मंथ। सम केसेस में वो 6 मंथ से नीचे भी आ सकता है, बट इन जनरल की जो मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट है वो कितना है, 6 मंथ। तो अगर कोई ऐसा है जो कि 6 मंथ के बाद और उसकी मैच्योरिटी से पहले हमसे आके कहता है कि जी हमारे डिपॉजिट को तोड़ दो, उसका पैसा हमें दे दो, या हमें तोड़ना पड़ जाता है, तो उस केस में उसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो उस केस में आप क्या करोगे, जितना भी उसका इंटरेस्ट का रेट डिसाइड हुआ था
उसके अंदर से 1% लेस करके उसको पेमेंट की जाएगी। मतलब कि अगर सपोज हमारा तय हुआ था कि 9% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा, तो उस केस में अगर प्री मैच्योर रिपेमेंट होता है तो इंटरेस्ट रेट आप कैलकुलेट करोगे एट द रेट 8% के हिसाब से, मतलब 1% उसमें से रिड्यूस कर लिया जाता है। देन फिर इसके अंदर क्लैरिफिकेशन क्या आई कि सपोज करो किसी के 2 साल 3 महीने होंगे तो उसको क्या काउंट किया जाएगा, तो 2 साल 3 महीने होंगे तो उसको 2 साल काउंट किया जाएगा। वही अगर 2 साल 6 महीने या 2 साल 7 महीने होंगे तो उसको आप 3 साल काउंट करोगे। इस चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन है कि पार्ट ऑफ द ईयर अगर लेस देन 6 मंथ है तो आपको उसको एक्सक्लूड कर देना, मतलब काउंट ही नहीं करना। बट अगर 6 मंथ या उससे ज्यादा है तो उसको आपको 1 साल काउंट करके चलना होता है। रिडक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो आपने देखा 1% का रिडक्शन है, वो कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। कब एप्लीकेबल नहीं होता, तो रूल 3 आपका बताता है कि सपोज करो जो आपको लिमिट दी गई थी परमिशेबल लिमिट डिपॉजिट की, वो आप एक्सीड कर गए। अब एक्सीड कर गए तो आपको उसको रिड्यूस करना पड़ रहा है ताकि आप विद इन लिमिट आ सको। आपको उसको रिड्यूस करना पड़ रहा है, उस चक्कर में कुछ डिपॉजिट वालों को रीपेमेंट करनी पड़ रही है ताकि आप विद इन लिमिट आ सको, जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब है एक्ट के अंदर। तो इस सिनेरियो के अंदर उस डिपॉजिटर का कोई डिफॉल्ट नहीं है तो उस केस में आप रिडक्शन नहीं करोगे। फिर एक कैटेगरी आई कि अगर इमरजेंसी पीरियड के दौरान कोई इमरजेंसी पीरियड आया जो कि आपका आर्टिकल 352 के अंदर कवर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके दौरान जो आपके नेवल, मिलिट्री या एयर फोर्सेस के पर्सनल हैं या उसकी फैमिलीज हैं, उनको अगर आपको प्री मैच्योर करना पड़ रहा है तो उस केस में भी आपको रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना है। इंटरेस्ट रेट में आप रिडक्शन उस केस में भी नहीं कर सकते। तो 2 सिचुएशन है जहां पे आप ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर अगला पॉइंट आता है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि कोई ऐसा है जो प्रीमेच्योर कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि कंपनी के किसी और डिपॉजिट में वो इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पे उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन शर्त क्या है कि जो आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड था, सपोज करो आपकी 3 साल की डिपॉजिट थी, आपने 1.5 साल पहले उसको प्रीमेच्योर करा लिया, तो जो आप दोबारा इन्वेस्ट करोगे उसका जो पीरियड होना चाहिए वो 1.5 साल से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है उससे ज्यादा होना चाहिए आपकी नई वाली इन्वेस्टमेंट का पीरियड, तो ही आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ फाइलिंग ऑफ रिपोर्टिंग रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार, ये आपको पता है पीछे भी आगे कि डीपीटी 3 के फॉर्म में आपको फाइल करना होता है। हर साल 30 जून को आपको इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। डीपीटी 3 फॉर्म के लिए क्लैरिफिकेशन है, पीछे भी आया था। क्या क्लैरिफिकेशन है कि जो डीपीटी 3 है, डीपीटी 3 जो फॉर्म है वो डिपॉजिट्स के लिए भी काम आता है और कोई ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि अदर देन डिपॉजिट्स हैं उसके लिए भी काम आता है, और अगर दोनों की बात करें तो उसके लिए भी काम आता है। कहने का मतलब ये फॉर्म को लेकर क्लैरिफिकेशन है कि इस फॉर्म को यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट, फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अदर देन डिपॉजिट और बोथ। तो कोई कंपनी अगर इसको फाइल कर रही है तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए वो कर सकती है, नॉट ओनली फॉर डिपॉजिट्स। नाउ अगली बात आती है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी पॉइंट आपका सिमिलर चल रहा है पीछे से कि अगर हम किसी भी डायरेक्टर से लेते हैं डिपॉजिट, अगर डायरेक्टर से हमें पैसा आया तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते, लेकिन उसका डिस्क्लोजर देना होता है हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट के अंदर। फिर इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन और क्या आया था कि आपका एक वन टाइम मेजर चला था जिसके अंदर कोई भी ऐसा पैसा जो आपने रिसीव किया है अदर देन डिपॉजिट, मतलब जिसको डिपॉजिट नहीं कंसिडर करते, कब से कब तक, तो 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2019 तक आपके पास कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डीपीटी 3 फॉर्म में देनी थी। कितने दिन के अंदर देनी थी? 90 डेज। 31 मार्च 2019 के बाद जो 90 दिन बीतेंगे उस 90 दिन के अंदर अंदर आपको एक वन टाइम फॉर्म फाइलिंग करनी थी रजिस्ट्रार को, अलॉन्ग विद जो उसकी नॉमिनल एक फीस रही होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम पीछे देख चुके हैं। पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें कि अगर कोई रिपेमेंट नहीं कर पाता अपने डिपॉजिट को, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, तो उस केस में आपको पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है? तो 18% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नो राइट टू अल्टर, ये भी बेसिक पॉइंट हमने देख लिया था कि किसी भी जो हमारा सर्कुलर हुआ है, जो भी हमारे डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट किया, उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसके अंदर कोई भी अल्टरेशन कंपनी नहीं कर सकती है आफ्टर इश्यू। कोई भी डिवेंचर जो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसके अंदर भी कोई अल्टरेशन नहीं हो सकता। द थिंग इज कि कोई भी अल्टरेशन जो ऐसा है डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर है, मतलब डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वैसी कोई भी अल्टरेशन आप नहीं कर सकते कंपनी के अंदर आफ्टर इश्यू। नाउ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन की पॉइंट हमने देखा था, पीछे भी आया था कि अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है और उस कॉन्ट्रावेंशन डिपॉजिट रूल की कॉन्ट्रावेंशन के रिगार्डिंग अगर एक्ट के अंदर कोई भी पनिशमेंट नहीं लिखी हुई है तो उस केस में 23 नंबर पॉइंट आपका एप्लीकेबल हो जाता है, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि फाइन लग सकता है जो कि एक्सटेंडेबल होगा 5000 रुपीज तक, एंड और नहीं है एंड अगर हम ऐसा बात करें कि कोई कॉन्ट्रावेंशन ऐसी जो कि कॉन्टिन्यूइंग नेचर की है, मतलब वो पर डे के हिसाब से बढ़ रही है, आपकी कॉन्टिन्यूएशन वो चलती जा रही है, तो उस केस में आपको पर डे की पेनल्टी लग सकती है जो कि आपका 500 रुपीज पर डे के हिसाब से। ठीक है, जो दोनों के दोनों है, जो 5000 की बात करें वो भी एक्सटेंडेबल है, मतलब मैक्सिमम है कि 5000 तक जाएगा, मिनिमम भी रखा जा सकता है। जो 500 पर डे है दैट इज ऑल्सो अप टू है, मतलब इसको इससे नीचे भी रखा जा सकता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 टू एलिजिबल कंपनी, इसका मतलब क्या है कि 73 के जो प्रोविजंस हैं, जो वहां के प्रोविजंस थे वो भी मोटाटिस मोटेंडिस का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, ज्यों के त्यों बेसिकली एप्लीकेबल हो जाते हैं 76 के सिनेरियो के अंदर भी, जब हम पब्लिक से
पैसे लेने की बात करते हैं, और 74 बात करता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। हम आगे पढ़ेंगे कि 74 एक सेक्शन आएगा जिसके अंदर बात करेंगे रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। अगर एक्ट आने से पहले पहले आपने कोई डिपॉजिट दे रखा था तो उसको रीपेमेंट को लेके क्या प्रोविजन। तो कहने का मतलब क्या है कि एलिजिबल कंपनी जो 76 वाले सेक्शन में कवर होती है, इसके ऊपर 73 सेक्शन के भी सारे जो प्रोविजन है वो भी लगते हैं, और 74 सेक्शन के भी सारे प्रोविजन के ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये सारे आपके प्रोविजन थे इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज। चलिए जी, फटाफट से हमने ये रैप अप कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट पार्ट में लेके चलेंगे।